सरकार माहौल जबरदस्त। फ्रेंड्स, जीएसटी, आई होप टॉपिक्स समझ में आ रहे हैं, माहौल हो रहा है, फास्ट रिवीजन हो रहा है और चीजें आपको कलेक्टिवली याद आ रही है। ओके, एंड हमने लास्ट जो बात करी थी वो करी थी सप्लाई के रिगार्डिंग, और हम थे सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A कि सर शेड्यूल 2 में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस कवर है, कौन कौन सी एक्टिविटीज को क्लेरिफाई किया है शेड्यूल 2 ने। क्लियर? तो शुरू करते हैं शुरू करते हैं हम शेड्यूल 2। ओके सरकार, माहौल एकदम। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, दीज लेक्चर्स आर फॉर यू ओनली, एंड आपके एंड पे डेली बेसिस पे कंप्लीट होना इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंप्लीट यहां पे होना। ओके बच्चों, सर शेड्यूल 2, ओके सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A ये कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग सप्लाई है, उन ट्रांजैक्शंस में अगर कोई डिस्प्यूट है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, उन ट्रांजैक्शंस को क्लेरिफाई करने के लिए सर शेड्यूल 2 आया है, और शेड्यूल 2 ने कुछ ट्रांजैक्शंस जहां डिस्प्यूट ऑलरेडी होते थे उनको क्लेरिफाई कर दिया। एंड सर अब हम बात करें शेड्यूल 2, 7 पैरास आर देयर। फर्स्ट पैरा इज रिगार्डिंग गुड्स। सर फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन एनी गुड्स। आप बताइए, टाइटल मतलब ओनरशिप। आप बताइए मैंने कोई गुड्स का ओनरशिप आपको ट्रांसफर किया है, यू टेल मी सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? यस, सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके सर सेकंड, पेन गिर गया बच्चों, सप्लाई सही में हो गया। ओके माहौल, सर एक सेकंड में पॉज करके पेन ले लेता हूं। ओके बच्चों, सर फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन एनी गुड्स इज सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके सेकंड, अगर मैंने किसी गुड्स को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया है, उसको यूज करने के लिए आपको दिया है, राइट इन यूज ट्रांसफर किया है, अनडिवाइडेड शेयर्स आपको ट्रांसफर किए विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, मतलब कुल मिला के किराए पे दिया है, रेंट पे दिया है, ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ सर्विस। सर थर्ड, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन एनी गुड्स, जहां पर तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ गुड्स वेयर टाइटल इन गुड्स शैल पास ऑन द फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट। मतलब मैंने कोई गुड्स का ओनरशिप आपको ट्रांसफर किया है, बट वहां पे कमिटमेंट ये है कि आप मुझे पेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट बेसिस। सर आप मुझे पेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट बेसिस पर हायर परचेज, एंड वहां पे उस ट्रांजेक्शन में ओनरशिप शैल ट्रांसफर ऑन अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। तो सर सिंस यहाँ पे ओनरशिप शैल ट्रांसफर, कंफर्म ट्रांसफर होगी एट द एंड ऑफ द आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट आफ्टर द पर्टिकुलर पीरियड। सर तो ऐसे केस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। एग्जांपल है हायर परचेज। क्लियर? हायर परचेज पर आपने गुड्स खरीदा है तो परचेज है। क्लियर? आपके लिए परचेज, मेरे लिए सेल। सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं। ओके सर, अब एक एग्जांपल मैं आपके लूंगा। ये पैरा नंबर 1 खत्म हो गया, 3 ट्रांजैक्शन थे, 3 हो गए। अब मैं एग्जांपल लूंगा, अगर आपने कोई गुड्स ऑपरेटिंग लीज पे लिया है, इस पे लिया बेटा, ऑपरेटिंग लीज पे लिया है तो सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके सेकंड, अगर आपने कोई गुड्स ऑपरेटिंग लीज नहीं, फाइनेंस लीज पे लिया है, फाइनेंस लीज यू नो वेरी वेल दैट हर लीज पेमेंट आपको, मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए पर मंथ हर लीज पेमेंट आपको करना है। मुझे किसी मशीनरी को मैंने आपको फाइनेंस लीज किया है, एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड यू विल हैव द ऑप्शन टू बाय दैट मशीनरी फॉर रुपीज 10 लाख। बताइए हर महीने जब आप मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हो, वो क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा, क्योंकि यहां पे हर मंथ जब आप मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हो तब ये कमिटेड नहीं कि ओनरशिप शैल ट्रांसफर। क्लियर? ओनरशिप में ट्रांसफर, ध्यान रखिएगा। यहां पर आपके पास ऑप्शन होगा एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड की 10 लाख रुपए दो और ओनरशिप लो। तो अब हर मंथ 1 लाख रुपए दे रहे हो, ये सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। पर जब लास्ट में ऑप्शन आपने एक्सरसाइज किया और अगर आपने 10 लाख रुपए देके ओनरशिप ली तो 10 लाख वाला ट्रांजेक्शन क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। क्लियर? ये फाइनेंस लीज, ध्यान रखिएगा बेटा। सर पैरा नंबर 2 इज रिगार्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड हो या बिल्डिंग हो, लीज पे दिया है, रेंट पे दिया है, सर राइट टू ऑक्यूपाई दिया है, टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया है, सर ध्यान रखना सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? अच्छा टेनेंसी प्रीमियम, इस पे एक सर्कुलर था बेटा, जैसे कई सारे एरियाज में पगड़ी सिस्टम होता है बेटा,
क्या होता है उसमें कि मैंने मान लो आपको कोई प्रॉपर्टी लीज पे दिया है या टेनेंसी राइट्स मैंने आपको दे दिए, अब आप उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रहे हो, आप मुझे रेंट पे कर रहे हो। अब आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो प्रॉपर्टी में किसी और को रेंट पे देना चाहता हूं, किसी और को वो प्रॉपर्टी में रेंट पे देना चाहता हूं। आपने क्या कहा कि सर अगर किसी और को देनी है तो अपकमिंग टेनेंट से मैं 10 लाख रुपए लूंगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की वैल्यूज मैंने क्रिएट करी है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू मैंने क्रिएट करी है, मैंने इसका प्रॉपर्टी पर मेरा जो दुकान है उसको इतना अच्छा एस्टेब्लिश कर दिया है कि यहाँ पे कोई भी कस्टमर अपना आता है गुड्स लेने। अब किसी और को दोगे तो वो बेनिफिट उसको मिलेगा, तो साहब उससे 10 लाख रुपए मेरे को चाहिए। तो नाउ यू आर चार्जिंग टेनेंसी प्रीमियम फ्रॉम द इनकमिंग टेनेंट। क्लियर? तो ऐसे केस में आउटगोइंग टेनेंट जो 10 लाख रुपए ले रहा है इनकमिंग टेनेंट से, सर उस पर स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होता है। अब स्टैम्प ड्यूटी अगर लगता है तो क्वेश्चन है कि क्या उस पर जीएसटी भी लगेगा? सर जीएसटी ने कहा कि सिंस वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, आप टेनेंसी राइट्स दे रहे हो उसको, अब स्टैम्प ड्यूटी लगे ना लगे उससे हमें कंसर्न नहीं है, जीएसटी तो लगेगा। अब टेनेंसी प्रीमियम भले ही ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कलेक्ट कर रहा हो इनकमिंग टेनेंट से या खुद आउटगोइंग टेनेंट इनकमिंग टेनेंट से रेंट ले रहा हो, उससे कोई कंसर्न नहीं, उस रेंट पर उस टेनेंसी प्रीमियम के अमाउंट पे जीएसटी चार्ज होगा। क्लियर? डन। सर ये था सर्कुलर रिगार्डिंग टेनेंसी प्रीमियम। ओके, पैरा नंबर 3 इज रिगार्डिंग जॉब वर्क, ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन गुड्स ऑफ समबडी एल्स। अगर आप किसी और की गुड्स पर कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहे हो, रिपेयरिंग कर रहे हो, जॉब वर्क बेसिस पे कोई काम कर रहे हो, तो जो भी बिल आपने लिखा हो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। पैरा नंबर 4 इज रिगार्डिंग बिजनेस असेट्स। पैरा नंबर 4 इज रिगार्डिंग बिजनेस असेट्स। सर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ये पैरा नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमानेंट ट्रांसफर आपको आता है पर, अच्छा आप बताइए सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? सप्लाई है या नहीं है ये मुझे मत बताना, कि शेड्यूल 2 ने सप्लाई है कि नहीं ये डिफाइन नहीं किया है। अगर कोई ट्रांजेक्शन ऑलरेडी सप्लाई है इस पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 तो बात करना शेड्यूल 2, इसलिए सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है इतना ही बताइएगा शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग। सर आप मुझे बताइए परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस। सर आप मुझे बताइए, बताओ सप्लाई है कि नहीं है? सर वो सप्लाई है कि नहीं वो शेड्यूल 1 डिफाइन करेगा, सॉरी वो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 डिफाइन करेगा। पर अगर सप्लाई है तो बताइए सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? यस, आपने परमानेंट ट्रांसफर किया है एसेट्स ऑफ द बिजनेस को, तो डेफिनेटली वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके सर सेकंड, अब यहां पे क्या था, वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन वर्ड्स लिखे हुए थे उसको डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया क्यों? मैं पहले पूरा बोलता हूं बेटा तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। सर परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस on the direction of the person who is carrying on the business, whether or not for a consideration, whether or not for a consideration words को डिलीट कर दिया, क्योंकि if it is without consideration तो सप्लाई तभी होता है अगर उस असेट्स के परचेज पे आपने आईटीसी लिया हो तो। क्लियर? और अगर फॉर अ कंसिडरेशन है तो एनीवेज बिजनेस असेट को अगर आपने बेचा है फॉर अ कंसिडरेशन तो सप्लाई तो होता ही होता है। पर कंफ्यूजन क्या हो रहा था बेटा, यहां पे लिखा था वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन। इफ इट इज नॉट फॉर अ कंसिडरेशन और अगर आपने परचेज पे आईटीसी नहीं लिया हुआ है और अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया तो क्या वो सप्लाई के स्कोप में आता है? नहीं आता है। तो यहां पे लिखा था वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन इट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स, तो कंफ्यूजन हो रहा था इंडस्ट्री को, इसलिए वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन वर्ड को डिलीट कर दिया जस्ट टू क्लेरिफाई द स्कोप ऑफ द टर्म सप्लाई। क्लियर? तो सर यहां पे बस इतना सा लिखा है कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस on the direction of the person who is carrying on the business will be supply of goods। अब सप्लाई है कि नहीं सेक्शन नंबर 7 से सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 से देख लेना आप। ओके सर सेकंड पैरा बोलता है टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस टू एनीबडी और पुटिंग इट फॉर योर पर्सनल और प्राइवेट यूज अदर देन फॉर बिजनेस पर्पज। तो ऐसे केस में अगर आप अपने बिजनेस के एसेट्स को पर्सनल यूज में काम ले रहे हो, प्राइवेट यूज में काम ले रहे हो अदर देन फॉर बिजनेस, या किसी और पर्सन को अलाउ कर रहे हो टू यूज इट टेम्पररीली अदर देन फॉर बिजनेस पर्पस, तो ऐसे केस में एक तरह से क्या हो जाएगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस। भैया आप असेट्स को टेम्पररी दे रहे हो, 2 दिन के लिए रेंट पे दे रहे हो एक तरह से, तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। अब इफ इट इज फॉर कंसिडरेशन तो सप्लाई होगा, इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन तो देख लेना शेड्यूल 1 में कवर है तो सप्लाई होगा, पर अगर सप्लाई है तो क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है क्या? यस, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा बेटा। ओके एंड सेम वे यहाँ पे भी लिखा था वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, तो इन वर्ड्स को डिलीट कर दिया जस्ट टू क्लेरिफाई द स्कोप ऑफ द टर्म सप्लाई। एम्बिग्यूटी हो रहा था इसकी वजह से उसको रिमूव कर दिया बच्चों। क्लियर? सप्लाई है कि नहीं सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 से देख लेना, सप्लाई अगर है तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा।
क्लियर। थर्ड, पैरा नंबर 4 चल रहा है रिगार्डिंग बिजनेस एसेट्स, उसका थर्ड क्लोज नंबर सी ये बोलता है बच्चे कि अगर if you are a taxable person, if you are registered under GST and you ceases to be a taxable person, मतलब आपने अपना रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, कैंसिल हो गया, तो जितने भी असेट्स आपके पास है ये मान लेंगे आपने खुद ने खुद को सप्लाई कर दिया, वो सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आ जाएगा और ऐसे केस में जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर। पर यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, इफ योर बिजनेस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू समबडी एल्स एज अ गोइंग कंसर्न, या फिर अगर इंडिविजुअल था उसकी डेथ हो गई तो उसके लीगल हायर्स अगर बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं एज ए गोइंग कंसर्न, तो ऐसे केस में कोई सप्लाई नहीं कंसीडर करना है और कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये बोलती है अगर कोई पर्सन टैक्सेबल पर्सन था, अगर रजिस्टर्ड पर्सन था, उसने परचेज पे आईटीसी लिया, फिर वो अपना बिजनेस अगर बंद कर रहा है या सॉरी अगर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया वो सारे असेट्स अब जीएसटी स्कोप में काम नहीं आएंगे, तो उनका आईटीसी रिवर्स करवाना पड़ेगा, इसलिए उसने सप्लाई ऑफ गुड्स मान ली। पर अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न तरह कंटिन्यू हो रहा है इधर बाय योर लीगल हायर्स और बाय समबडी एल्स, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनीवेज बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है और सामने वाला पर्सन जो बिजनेस टेक ओवर कर रहा है वो आगे जीएसटी पे करेगा, तो गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं है। क्लियर। तो इसलिए उस केस में उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ओके सर, आइए पैरा नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरा नंबर 5 में 6 सब पैराज है, ऑल आर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये सर्विस टैक्स के टाइम पर डिक्लेयर्ड सर्विसेज, सेक्शन नंबर 66E ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994 में दिए हुए थे प्रोविजंस, वो सब यहाँ पे लेके आ गई है। क्लियर सर, जस्ट टू क्लेरिफाई द स्कोप। एंड यस सर, फर्स्ट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब भले ही वो प्रॉपर्टी का इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन आपने ट्रांसफर किया है नहीं किया, अगर प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी है तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। ओके सेकंड, दिल थाम के सुनना, बड़ा शानदार पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, पहले सुनिए ध्यान से। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयरऑफ, comma, including a complex or building intended for sale to a buyer wholly or partly, except where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation, whichever is earlier. सर गोन हो गया, बाउंस हो गया, सर क्या बोल रहे हो आप, समझ रहा है सर। ब्रेक के बाद सर क्या हो रहा है इस प्रोविजन में, तो आप कुछ खा के तो नहीं आ गए सर, खा के आए हो तो ठीक, पी के तो नहीं आ गए सर, नहीं पी के नहीं आया सर मैं, सरकार मैं समझाता हूँ आपको, बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चा, समझिएगा ध्यान से, मस्त पॉइंट है, माहौल बनेगा। ओके सर, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयरऑफ, फिर कोमा लगा रखा बच्चों, फिर लिखा हुआ इंक्लूडिंग, पता है नॉर्मली कभी भी आप डायरेक्ट देखेंगे तो इंक्लूडिंग से पहले कोमा नहीं आता, यहां पे इंक्लूडिंग से पहले कोमा दे रखा है। सर अगर हम ग्रामर की बात करें, एज पर ग्रामर दिस सेंटेंस इज करेक्ट, बट while we are reading the Bare Act, I found that in the same act at some places including is written like this, and in the same act including is written like this, means at some place comma has been used before the word including, at some place no comma is used before the word including। क्या इसको ये कह सकते हैं कि लॉ मेकर से टाइपिंग एरर हो गया, रूल्स ऑफ एडजन जनरली से रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़े होंगे कि सर every word, every phrase, every sentence, every comma, every marking has got its own sense, it's not known, and you can compare the words employed in the law with the same words employed at some other place in the same law, and if there is some difference in the marking, it means it is intentionally put in, ये इंटेंशनली कोमा लगाया गया है, इसका कुछ मीनिंग है। अब हमको मीनिंग समझना होगा, सर मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है बच्चों कि कोमा लगाने से सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, बट एक ब्रेक आ गया, और इस ब्रेक की वजह से
एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग पार्ट्स हो गए, और दो अलग अलग पार्ट्स होने की वजह से अगर यहाँ पे कोई कंडीशन इंपोज करी गई है, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ लगाई है, तो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई। क्लियर सर? उसका लाइव एग्जांपल इस पैरा नंबर 5 प्लस बी के अंदर। तो सरकार यहां पर सेक्शन नंबर शेड्यूल नंबर 2 पैरा 5 क्लोज बी में ये लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ कोमा इंक्लूडिंग, मतलब वहां पे कोमा से पहले इंक्लूडिंग है, कोमा के बाद इंक्लूडिंग है। तो एक काम करेंगे, मैं जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसको आप पार्ट 1 ट्रीट कर लीजिए और इंक्लूडिंग से लेकर लास्ट में विच एवर इज अर्लियर जो लिखा है उसको पार्ट 2 ट्रीट करिएगा। अब 2 पार्ट मैंने क्यों करा है उसको समझने के लिए 5 मिनट का वक्त चाहिएगा मेरे को आपका। सरकार सुनिएगा, मजा आ जाएगा। पॉइंट ये है, मैं पहले पार्ट 1 की बात कर रहा हूं। अरे मैंने मिस्टर मंगल ने आपके लिए, आप मिस्टर अभिषेक, मैंने आपके लिए कोई बिल्डिंग बनाई, टावर बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, सिविल स्ट्रक्चर बनाया, या उसका कोई पार्ट बनाया? अभिषेक टावर बनाया बच्चा, यू टेल मी। मैंने अगर आपके लिए कोई बिल्डिंग बनाई है, कॉम्प्लेक्स बनाया, सिविल स्ट्रक्चर बनाया, या उसका कोई पार्ट बनाया है, बताइए क्या है वो? सप्लाई ऑफ सर्विस है। ऑब्वियसली मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई, मैंने आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करी बेटा, हाँ है ना? आपकी कोई लैंड थी, मान लो इफ यू हैव अ लैंड इन बेंड्रा फॉर एग्जांपल, एंड मैंने क्या किया आपके लिए, वहां पे कोई बिल्डिंग बनाई है, तो आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज मैंने आपके लिए प्रोवाइड करी है। अभिषेक टावर मैंने बनाया। क्लियर? पार्ट 1 खत्म। ये पार्ट 1 जो है ना बेटा खत्म। अब मैं बात कर रहा हूं पार्ट 2 की, दिल थाम के सुनिएगा बेटा। सर सेकंड पार्ट बड़ा अच्छा है, बुक्स में ध्यान नहीं, पूरा ध्यान इधर मंगल की तरफ। सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि मान लो मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई, नाम क्या है? मंगल टावर। मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई, 100 फ्लैट्स है उसमें। कितने? 100 फ्लैट्स, शानदार बिल्डिंग, मजा आ जाए, माहौल जबरदस्त। अब मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई है, अब उसमें 100 फ्लैट्स है, मैं क्या करूंगा भैया 100 फ्लैट का? कृष्ण भगवान है क्या? सर मेरा पॉइंट आपसे ये है, अब 100 फ्लैट अपने तो कोई काम आएंगे नहीं, तो मैंने क्यों बनाया? दोज आर इंटेंडेड फॉर सेल। तो सर आई एम अ बिल्डर, मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखना, मैंने 100 फ्लैट्स की एक बिल्डिंग बनाई है। क्लियर? अब आपको पता है बिल्डर लोग क्या करते हैं साहब, जैसे ही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं उसमें फ्लैट की बुकिंग चालू कर देते हैं। एंड यू नो मंगल सर, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग 70 फ्लैट्स बुक हो गए साहब। क्लियर? और 30 फ्लैट्स कंप्लीशन होने तक बुक नहीं हुए। क्लियर? चलो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हर फ्लैट 1 करोड़ का था, वैसे फ्लोर वाइज, एरिया वाइज, लोकेशन वाइज वैल्यूज ऑफ द फ्लैट चेंज होती है, पर फिर भी मान लो एग्जांपल के लिए कि 1 करोड़ ईच वाज द वैल्यू ऑफ ईच फ्लैट। ओके सर, अब 70 फ्लैट बुक कर रहे हैं। अच्छा बुक कैसे करते हैं बेटा? सर आपका फोन आया, सर मेरे लिए एक फ्लैट बुक कर देना। क्या फोन पे फ्लैट बुक कर देंगे? अरे फोन पे हम क्लास की सीट बुक नहीं करते हैं, फ्लैट तो बहुत दूर की बात है। फ्लैट का बुक करेंगे, एडवांस पेमेंट दोगे हमें, कुछ बुकिंग अमाउंट दोगे तो फ्लैट बुक होगा। क्लियर? तो हमारा पॉलिसी है, हम रुपी 1 लाख रुपए हम लेते हैं बुकिंग अमाउंट, और बाकी 99 लाख रुपए आप हमें दीजिएगा कब? जब फ्लैट कंप्लीट हो जाए, हम आपको पोजीशन दे, उस दिन हमें 99 लाख रुपए दीजिएगा। अभी हमें 99 लाख रुपए नहीं चाहिए, 1 लाख बहुत है हमारे, आए ना? अब सर जैसे ही फ्लैट की बुकिंग चालू करी, एक फ्लैट हमने बुक किया आलिया भट्ट के लिए, एक बुक किया जैकलीन के लिए, एक बुक किया हमने कैटरीना कैफ के लिए। माहौल जबरदस्त। सरकार देखो ऑर्डर आ रहा है बुकिंग के लिए, सर हमको भी बुक कराना है। मेरा पॉइंट आपसे ये है, फ्लैट नंबर 420 मैंने बुक किया आलिया भट्ट के लिए। सर अब आप मुझे बताओ, जो फ्लैट मैंने बुक किया है आलिया भट्ट के लिए, बताओ वो सप्लाई ऑफ सर्विस है?
अब वो फ्लैट नंबर 420 420 नंबर का फ्लैट जो मैं बुक कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? आलिया भट्ट के लिए. नाउ आई एम कंस्ट्रक्टिंग दैट फ्लैट नंबर 424 आलिया भट्ट ना. So I am providing construction services to Alia Bhatt. That's why it is a supply of service. पर पता है क्या होता है साहब? बिल्डर लॉबी जो है ना, बड़ी शानदार लॉबी है. They were not paying service tax at all on these services. का लॉजिक पता है क्या था? समझिएगा, थोड़ा सा लीगल जा रहा हूं मैं बेटा, मजा आएगा आपको आपके नॉलेज के लिए. जब भी आप फ्लैट बुक कराते हो तो एक एग्रीमेंट होता है, उसका नाम होता है सेल एग्रीमेंट या एग्रीमेंट फॉर सेल. और जब फ्लैट तैयार हो जाता है, बिल्डिंग रेडी हो गई है, पूरा पेमेंट कर दे, तो तब रजिस्ट्री होती है जिसको बोलते हैं सेल डीड. सर सेल डीड मतलब सेल हो गया, सेल का कर्म हो गया. सेल एग्रीमेंट मतलब मैं एग्री कर रहा हूं आलिया, मैं एग्री कर रहा हूं आलिया, तेरे को फ्लैट नंबर 420 दूंगा या नहीं है. तो मैं फ्लैट नंबर 420 को कब दूंगा? जब बिल्डिंग पूरी कब बनेगी? सर व्हेन इट इज कंप्लीट इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, और गवर्नमेंट से मेरे को सर्टिफिकेट आ गया है कि हाँ सब बिल्डिंग कंप्लीट है, और उसके बाद मैं सेल डीड एग्जीक्यूट करूंगा, तब मैं उसको फ्लैट नंबर 420 एक तरह से बेच रहा हूं. और जब तक मैंने उसको बेचा नहीं है, तब तक मैंने उसको एग्री किया कि मैं तेरे को बेचूंगा, और जब तक बेचा नहीं तब तक मालिक कौन? मंगल. तो फ्लैट नंबर 420 जब अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बना कौन रहा है? मंगल. किसके लिए बना रहा है? थोड़ा और आलिया के लिए बना रहा है, पर ऑन रिकॉर्ड उसका मालिक कौन है? मंगल ही है. जब तक मैं बेचूंगा नहीं तब तक मंगल है. तो बिल्डर का आर्ग्यूमेंट ये था कि सरकार हम तो बिल्डिंग खुद के लिए बना रहे हैं, भले ही हमने 70 फ्लैट बुक कर, पर बिल्डिंग तो हम खुद के लिए बना रहे हैं, क्योंकि सेल डीड जब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ तब तक मालिक तो हमें, और हम ही खुद के लिए बना रहे. तो सेल्फ सर्विसेज आर नॉट चार्जेबल टू सर्विस टैक्स एट ऑल. ये बिल्डर का आर्ग्यूमेंट था, एंड दे वर नॉट पेइंग सर्विस टैक्स एट ऑल टिल 2010. पर आप मुझे बताइए आपका दिल क्या? तो ठीक है, लीगल रूट निकालते हैं बिल्डर्स ने, पर आपका दिल क्या कहता है? अगर मैं आलिया भट्ट के लिए फ्लैट बना रहा हूं, मतलब आप मुझे बताइए मैं उसको कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा कि नहीं दे रहा? यस और नो? क्लियर? इसलिए वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आना चाहिए. इसलिए फाइनेंस एक्ट 2010 के थ्रू इस सर्विस को इंट्रोड्यूस कर दिया और बोल दिया ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है भैया, और उसको डिक्लेयर्ड सर्विस के स्कोप में डाला सर्विस टैक्स में, और उसी को कंटिन्यू किया जीएसटी के अंदर शेड्यूल 2 के थ्रू. बोल दिया दिमाग खराब मत करना मंगल, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, और वहां लिख दिया यस जितने भी फ्लैट बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो सब क्या होंगे साहब? सप्लाई ऑफ सर्विस होंगे. अब देखिएगा ध्यान से, 70 फ्लैट्स मैंने बुक कर दिए. अच्छा बुक कर दिए मतलब कुछ कंसिडरेशन रिसीव हो गया. सपोज रुपीज 1 लाख ईच received. अच्छा बिफोर कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग. अब इन द आईज ऑफ द लॉ फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई कब मानेंगे? जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिफोर 1 लाख रुपी 1 लाख ईच रिसीव्ड बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, आपके कहने से नहीं होगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड गिव कंप्लीशन सर्टिफिकेट. क्लियर? तब मानेंगे बिल्डिंग कंप्लीट हुई है, और तब तक जितने फ्लैट बुक हो जाएंगे वो सप्लाई के स्कोप में ऑफ सर्विस में. ओके, सो 1 लाख ईच रिसीव्ड टुवर्ड्स बुकिंग अमाउंट फॉर फ्लैट्स for 70 flats before grant of completion certificate by competent authority. Or here no consideration received till grant of completion certificate by competent authority. Clear? Okay. अब सरकार, मेरा पॉइंट आपसे ये है कि 70 फ्लैट्स जो बुक हो गए हैं, इसलिए कंसिडरेशन आ गया है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएंगे. एज पर 2 पैरा 5 क्लोज बी पार्ट, ये पार्ट 2 जो भी मैंने मार्किंग करी आपको, कोमा के बाद वाला पोर्शन पार्ट 2. उसमें अभी रुकिए, बुक की लैंग्वेज को मर्ज नहीं करिए मेरे सामने. ओके, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएगा, उस पर क्या लग जाएगा? जीएसटी. क्लियर? ओके. पर सर आप मुझे बताइए जो रिमेनिंग फ्लैट्स है जो बुक नहीं हुए, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आएंगे. एंड इफ दीज आर
these 30 flats are sold subsequently, इनको अगर बेच दिया बाद में, then is sale of immovable property, and sale of immovable properties are neither supply of goods nor supply of service as per schedule 3 पैरा 5 अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। क्लियर, मतलब इस पे नो जीएसटी, क्योंकि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई जीएसटी नहीं लगता। हाँ है ना बच्चों, neither supply of goods nor supply of service, क्योंकि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर neither supply of goods nor supply of service। बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद अगर आप फ्लैट बेचते हो तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा उन फ्लैट्स पे जो उस कंस्ट्रक्शन के बाद बिके हुए। क्लियर, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट, व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट जिसके होने के बाद जो फ्लैट बिकेंगे उस पे जीएसटी नहीं लगेगा और उसके पहले वाले फ्लैट्स पे जीएसटी लगेगा। दैट ट्रिगर पॉइंट इज ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नाउ हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इश्यू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज, लिखा है एक्ट में, ये लिख दिया साफ साफ कि इट डिपेंड्स ऑन योर लोकल और म्युनिसिपल लॉ। अब अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है कि दिस गवर्नमेंट अथॉरिटी इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इश्यू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी ही क्या होगी? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी टू इश्यू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। किसी और का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। पर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाएगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी से ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट अगर नहीं है तो ऐसे केस में इन तीनों में से किसी एक का सर्टिफिकेट चल जाएगा साहब। ये तीन कौन कौन? रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, रजिस्टर्ड अंडर आर्किटेक्ट एक्ट, सेकंड चार्टर्ड इंजीनियर, रजिस्टर्ड अंडर चार्टर्ड इंजीनियर एक्ट, और थर्ड लाइसेंस सर्वेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। इन तीनों में से किसी भी एक का सर्टिफिकेट क्या होगा तो मान लेंगे रेट हो गई है। पर अगर एज पर योर लोकल या म्युनिसिपल लॉ गवर्नमेंट अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये तीनों का सर्टिफिकेट, किसी भी एक का सर्टिफिकेट। क्लियर? पर अब गवर्नमेंट अथॉरिटी को पता है ये सर्टिफिकेट लेने बिल्डर तो आएगा अपने, और जब तक हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक उसकी बिल्डिंग पर जीएसटी लगता जाएगा। क्लियर? और बिल्डर भी कोई कम नहीं है, परमिशन कुछ और मिलती है, बनता कुछ और ही है। क्लियर? नॉर्मली यूजुअली दे आर नॉट एबल टू कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजंस, दे डू नॉट, एक्चुअली दे आर नॉट, दे डू नॉट। क्लियर? कुछ बहुत सारे रीजन होते हैं इसके पीछे, पर हाँ कुल मिला के पॉइंट ये है, अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पता है कि बिल्डर आएगा अपने पास, और जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं होता तब तक वो कंप्लीट देगा नहीं, बिल्डर लो भी परेशान। अब सर जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दे, अब बिल्डिंग भले ही कंप्लीट है इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, अब उसने फ्लैट बेचा तो भी सर्विस के स्कोप में आ जाएगा और जीएसटी लगता जाएगा। इसलिए इस अनड्यू हार्डशिप को हटाने के लिए जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो यहां पे एक वर्ड और लिख दी, सर बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन whichever is earlier, यहाँ पे भी लिख देता हूं, इट्स, समझाता हूं 2 मिनट, फर्स्ट whichever is earlier, ऐसा लिख दिया। मतलब अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट दे दिया कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो जिस दिन उस बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया, फर्स्ट फ्लैट मैंने एक एग्जांपल लिया, इट में भी कमर्शियल ऑफिस ऑल्सो, जिस दिन फर्स्ट फ्लैट ऑक्यूपाई हो गया उस दिन मान लेंगे कि बिल्डिंग कंप्लीट है इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, और उस दिन के बाद जो फ्लैट सेल होंगे जो बुक नहीं हुए ही लगेगा। क्लियर? सो दिस इज हाउ प्रोविजंस आर फ्रेम्ड। तो सर यहां लिख दिया क्या, बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। पर बच्चों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर फिर तो अगर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होगी तो बिल्डर बोल देगा एक फ्लैट किसी भी एम्प्लॉय को बोल देगा, उसका लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सब करा देगा, पूरा रोबोट बना देगा, उसको हेलमेट वगैरह सब पहना देगा और बोलेगा तू यार है क्यों?
जैसे उसने फर्स्ट ऑक्यूपाई किया, बिल्डिंग जीएसटी फ्री, बाहर बोर्ड लगा देगा, नो जीएसटी इज चार्जेबल ऑन द बिल्डिंग, एडवर्टाइजमेंट भारी वाला, दिक्कत हो जाएगी ना बेटा इसमें। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, तो सर फर्स्ट ऑक्यूपेशन, देखिए इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, लॉ में क्या लिखा तो नहीं, पर यस मेरा इंटरप्रिटेशन कहता है कि लॉ मेकर ने यहां पे लिखा है और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, उसका इंटेंट ये कि अगर किसी कारण से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आ पा रहा है, एंड इफ बिल्डिंग इज कंप्लीट इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, और उसके बाद अगर फर्स्ट ऑक्यूपेशन कोई होता है तो हम मानेंगे कि बिल्डिंग कंप्लीट होगी इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, और उसके बाद वाले जो सेल होंगे फ्लैट्स उस पर नहीं लगेगा। अब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट कैसे पता पड़ेगा बेटा, इफ बिल्डिंग इज कंप्लीटेड इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट मींस, मेरा ओपिनियन ये कहता है लाइट, वाटर और सीवरेज अगर तीनों के कनेक्शन आ गए, तीनों स्मूथली रनिंग हो गए, इट मींस बिल्डिंग इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, क्लियर। एंड वंस इट इज कंप्लीट इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, और उसके बाद अगर फर्स्ट ऑक्यूपेशन हुआ है तो यस, उसके बाद वाले जो फ्लैट्स सेल होंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्लियर, डन। और हाँ, जो फ्लैट्स बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ, मतलब इवन अ सिंगल रुपीज रिसीव्ड बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, वो सब फ्लैट्स सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएंगे। और इस केस में मैंने एग्जांपल लिया है 1 लाख रुपए ईच रिसीव्ड, सर ऐसे केस में इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड जीएसटी विल बी लेविड। दिल थाम के देखिए, 1 रुपीज 70 फ्लैट बुक हुए ना बेटा, 70 crores, yes, GST will be levied on rupees 70 crores, which will be payable to the government for time of supply. सर आए ना सर, जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, लेवी पूरे 70 करोड़ पे होगा, आज कैश पे नहीं करना बेटा सर, क्योंकि मैंने आलिया भट्ट के लिए जो फ्लैट बुक किया, फ्लैट नंबर 420, उससे रुपये 1 लाख लिया है, 1 लाख पे टैक्स आज पे करना है, पर लगेगा टैक्स पूरे 1 करोड़ पे बेटा। भले ही 99 लाख रुपए मेरे को कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद रिसीव होते हैं, पर 99 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने 1 लाख रुपए रिसीव किया आलिया भट्ट के लिए, तो उसके लिए मैंने पूरा फ्लैट बनाया है, मैं पूरा फ्लैट बना रहा हूं उसके लिए, केवल बालकनी बुक नहीं करी, केवल बालकनी नहीं बना रहा हूं, पूरा फ्लैट इज द सप्लाई ऑफ सर्विस, तो पूरे फ्लैट की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, पूरे फ्लैट की वैल्यू इज रुपीज 1 CR, क्लियर सरकार। आई होप नाउ यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल, ये है पैरा नंबर 5 क्लोज नंबर बी, क्लियर ऑफ शेड्यूल 2। सरकार मैं वापस से बोलता हूं बेटा, क्या पूरा प्रोविजन आपके लिए, सर मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई अभिषेक टावर, वो तो पूरा ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, आपसे 200 करोड़ रुपए लिए, वो तो पूरा ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्लियर सर। पर मैंने अपने लिए बिल्डिंग बनाई मंगल टावर, सुनिए ध्यान से, मंगल टावर जो मैंने बनाया है उसमें 70 फ्लैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस, 30 फ्लैट विल नॉट बी सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर। इस एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं मैं आपको, या मैं ऐसे बोल दूं एंटायर मंगल टावर इज आल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट 30 फ्लैट्स, चल जाएगा ना यार, एक ही बात है, क्लियर। तो वैसे ही लॉ में ड्राफ्टिंग करी हुई है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है लॉ के अंदर, सर लॉ में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयरऑफ, मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई अभिषेक टावर के, ये खत्म हो गई, ये पार्ट 1। सेकंड, इंक्लूडिंग मंगल टावर, including a complex or building intended for sale to a buyer wholly या partly except 30 flats. Mangal Tower is also supply of service except 30 flats, except where the entire consideration is received after issuance of completion certificate or its first occupation whichever is earlier. शायद लैंग्वेज भी समझ में आई, माहौल एकदम एक एक वर्ड समझ में आया शायद, पक्का, डन। और ये लिखा ना, एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, ये पार्ट 1 पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इंक्लूडिंग से पहले क्या है, कोमा है, मतलब मैं जब अभिषेक टावर बना रहा हूँ तो अभिषेक ने तो पूरा बिल्डिंग बनने के बाद 2 महीने उसमें रहा, उसके बाद मुझे पैसा दिया, उससे पहले 1 रुपया भी नहीं दिया, तो भी वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। ये जो कंडीशन है पार्ट 2 में, एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन, वो 30 फ्लैट्स के लिए, वो पार्ट 1 पे अप्लाई नहीं होगी इस कोमा की वजह से। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट, एंटायर फंडामेंटल, क्लियर बच्चों। माहौल जबरदस्त। सर आप चाहे तो इस स्लाइड का एक फोटो ले सकते हो, क्लिक कर सकते हो बच्चों, यार ये लेक्चर पॉज करके इस स्लाइड का पॉज क्लिक कर लेना, क्योंकि
क्लियर, और इसको कॉपी जरूर करना अपनी नोटबुक की। ओके सरकार, माहौल एकदम जबरदस्त। पॉइंट मेरा आपसे ये है कि सर पैरा नंबर 5 क्लोज नंबर बी समझ में आया बेटा आपको? ओके आइए आइए सरकार, माहौल जबरदस्त। सर पैरा नंबर 5 क्लोज बी वापस से बोलता हूं बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स, कोमा के बाद इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर wholly or partly except where the entire consideration, not even a single rupee is received before, entire consideration is received after grant of completion certificate by the competent authority or its first occupant is earlier. Clear? Done. सर ये था आपका पैरा 5 क्लोज बी। ओके क्लोज सी बोलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सर आईपीआर, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन एटसेट्रा मैंने टेम्पररी ट्रांसफर किया या आपको अलाउ किया टू यूज माय कॉपीराइट एटसेट्रा आईपीआर, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। पैरा नंबर 5 क्लोज डी ये बोलता है साहब मैंने आपके लिए बनाया है सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, डेवलप किया, एनहांस किया, इंप्लीमेंट किया, अपग्रेड किया, तो सर ऐसे केस में जो भी मैंने आपसे फीस सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, ओए ये नहीं करने का, सही कर रहा हूं, नहीं करने का, कुछ नहीं करने के लिए, और ये नहीं करोगे तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे, वो भी क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। पैरा नंबर 5 सर, agreeing to obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट्स वगैरह यहाँ कवर हो जाएंगे कि सर यहाँ पे मेरा इस एरिया में मेरा सर मार्केट मैन्युफैक्चर करके बेचने का बिजनेस है, मैंने आपको कहा आप इस एरिया में काम नहीं करना, मैं आपको साल के 10 लाख रुपए दूंगा, आपने बोला डन। नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट्स वगैरह यहाँ पे आते हैं। या कभी भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ढंग से परफॉर्म नहीं करते हो और कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है उसकी वजह से, और अगर आपको कोई पेनल्टी पे करना पड़ता है तो वो भी यहाँ पे आता है, क्योंकि टॉलरेट किया है एक एक्ट, तो जिसने पेनल्टी कलेक्ट करी है उसने आपके एक्ट को टॉलरेट करने की सर्विस दी आपको, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस होता है बेटा। क्लियर? देन क्लोज नंबर ई बोलता है सर मैंने किसी भी गुड्स का राइट टू यूज आपको ट्रांसफर किया है। क्लियर? मतलब फाइनेंस लीज आ गया इसके अंदर, मैंने रेंट पे दिया है, राइट टू यूज आपको ट्रांसफर किया, सप्लाई ऑफ सर्विस में। क्लियर? डन। ये था पैरा नंबर 5। आइए पैरा नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम। 2 ट्रांजेक्शन यहाँ कवर है, एक तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और एक और रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस, दोनों क्या? सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्या होता है बेटा? मान लो मेरा एक लैंड है अंधेरी में, मुंबई, यहां मेरे को एक बिल्डिंग बनवाना है। अब साहब आई एम ए बिल्डर, अब मैं खुद तो बिल्डिंग बनाऊंगा नहीं बेटा, वो याद है आलिया भट्ट वाली बिल्डिंग 100 फ्लैट्स? यस। अब मैं खुद तो बिल्डिंग बनाऊंगा नहीं, मैंने मान लो मिस्टर इसको मोहित को अपॉइंट कर दिया, इज द कॉन्ट्रैक्टर। वो मेरे यहाँ पर मेरी जो जमीन है, मेरी जो लैंड है, यहाँ पे आके बिल्डिंग बनाएंगे। मैंने उनसे बात करी बिल्डिंग बनाना है, बना दोगे? बोला हाँ। मैंने कहा कितना पैसा लोगे? ध्यान रखिएगा मटेरियल भी आपको लाना है, जो भी सामान लगेगा, सीमेंट, स्टील, आयरन, ब्रिक्स जो भी लगेंगे सब आपको लाना है, पैसा बोलो। बोला 100 करोड़। मैंने कहा डन। सर अब 100 करोड़ में मिस्टर मोहित मेरी लैंड पर एक बिल्डिंग बना रहा है, इसमें मटेरियल भी उसका है, लेबर भी उसका है, वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, रिपेयर मेंटेनेंस कर रहा है ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर इन सर गुड्स भी इन्वॉल्व है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व, मटेरियल भी उसका है, लेबर भी उसका है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, इंस्टॉलेशन वगैरह कर रहा है, तो ऐसे केस वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में आएगा, और ऐसे केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब इसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है और लेबर भी, पर वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। इट्स अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिसको सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासिफाई कर दिया है पैरा नंबर 6 पार्ट ए ने। क्लियर सर? अब मैं आपको समझाता हूं डिफरेंस इन कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, जो बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं इसके। एक सिंपल सा पॉइंट है बेटा, भाइयों मैंने मिस्टर मोहित को क्या काम दिया? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का ठेके पे काम दिया, बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर, ठेके बेसिस पे काम दिया मैंने। ये 100 करोड़ में मेरे लिए बिल्डिंग बनाएगा, लैंड मेरा है बेटा यहाँ पे। अब मैं एक चेन बनाता हूँ बेटा, बड़ा शानदार पॉइंट है, आपको आईटीसी में भी काम आएगा, आईटीसी भी समझ में आ जाएगा, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन सर्विस जिंदगी भर के लिए क्लियर। सिंपल सा पॉइंट ये है, मिस्टर मोहित इज ए बिग कॉन्ट्रैक्टर। अब उसने 100 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया मेरे से, पर वो खुद थोड़े काम करने वाला है, उसने आगे वापस सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मिस्टर राम को। मिस्टर राम क्या कर रहा है? 80 करोड़ में उसने सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मिस्टर मोहित ने मिस्टर राम को 80 करोड़ में, 80 करोड़ में सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बोल दिया ये बिल्डिंग बनानी, ये मटेरियल, ये लेबर सब तेरे को लाना था। तो अगेन
Mr. Ram is providing works contract service to Mr. Mohit. Mr. Mohit is providing works contract service to Mr. Mangal. Now, अब Mr. Ram, ये भी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बेटा, इसने क्या किया, 10 छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट कर दिए, सब कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर राम ने, और उनको बोल दिया तुमको ये वाला काम करना है, तुमको ये वाला पोर्शन बनाना है, तुमको ये वाला पोर्शन बनाना है, तुमको ये वाला पोर्शन बनाना है, तुमको ये काम करना है, और तुमको जो भी मटेरियल काम है मुझे बता देना। और मिस्टर राम ने एक मिस्टर श्याम मटेरियल सप्लायर, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर से बात कर रखी है कि जो भी बिल्डिंग मटेरियल चाहिएगा वो उससे परचेज करके दे देगा, और वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स उन मटेरियल्स को यूज करके बिल्डिंग बनाएंगे। अब साहब मिस्टर राम क्या करता है, सीमेंट, स्टील, आयरन, ब्रिक्स, जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मटेरियल काम आता है वो मिस्टर श्याम से परचेज करेगा मिस्टर राम। तो मिस्टर श्याम इज सप्लाइंग गुड्स टू मिस्टर राम, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, खत्म। अब वो 10 छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर रहे हैं बेटा, नाउ दोस 10 पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स आर जस्ट गिविंग देयर सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। वो एक बिल्डिंग बना रहे हैं प्योर लेबर बेसिस पे, कोई मटेरियल उनका नहीं, जो मटेरियल चाहिएगा वो मिस्टर राम उनको बता देगा कि ये मटेरियल ये रहा, ये लीजिए यूज करिए, आप केवल अपना काम करिए, आपसे मटेरियल मेरे को नहीं चाहिए। तो दोज 10 पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स आर जस्ट प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज टू मिस्टर राम। याद है अभी हमने पढ़ा पैरा 5 क्लोज बी पार्ट 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, तो वो पार्ट 1 में चला जाएगा क्योंकि वो प्योर लेबर बेसिस, उसमें मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है। दोज पेटी contractors are providing construction services to Mr. Ram. Mr. Shyam is supplying goods to Mr. Ram. Now Mr. Ram is supplying works contract service to Mr. Mohit, क्योंकि वहां पे मटेरियल प्लस लेबर दोनों है मिस्टर राम की, और 80 करोड़ का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहे हैं। एंड मिस्टर मोहित इज प्रोवाइडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर ₹100 करोड़ टू मिस्टर मंगल, एंड मिस्टर मंगल इज बुकिंग फ्लैट्स फॉर आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, एयर, जैकलीन, माहौल। सर तो ऐसे केस में आई एम प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज टू आलिया भट्ट, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पैरा 5 क्लोज बी सेकंड पार्ट टू आलिया भट्ट। क्लियर सर, ये चेन है पूरी। अब आप कहेंगे सर आलिया भट्ट के लिए भी तो आप मटेरियल प्लस लेबर दोनों दे रहे हो। अरे तो भैया लैंड क्या आलिया भट्ट की थी क्या? आलिया भट्ट ने मेरे को बोला था क्या कि मंगल ये मेरी लैंड है, इस पे बिल्डिंग बना, ऐसा बोला था क्या? नहीं, मैंने उसको बोला था यहां बिल्डिंग बन रही है, मंगल्स बना रहे, तुम्हें बुक कराना तो कराओ, नहीं तो कोई बात नहीं। और उन्होंने फ्लैट का बुकिंग कराया। क्लियर, उन्होंने मेरे को ठेके पे काम नहीं दिया, उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम नहीं दिया। मैंने कहा बिल्डिंग बन रही, बुक कराना तो कराओ, नहीं तो कोई बात नहीं। क्लियर, सो आई एम प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, लैंड भी मेरा है, मटेरियल भी मेरा है, बिल्डिंग भी मेरी है, लेबर भी मेरी है। क्लियर, और वो केवल बुकिंग करा रहे हैं। तो आई एम प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अकॉर्डिंग पैरा 5 क्लोज बी सेकंड पार्ट। क्लियर, समझे मेरी बात? दिस इज हाउ एंटायर चेन इज फ्रेम्ड। आई होप पूरी बात समझ में आ गई बेटा आपको। क्लियर, माहौल क्लियर, ये है आपका क्या, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस, और ये पूरी चेन। अब सुनिएगा ध्यान से बेटा। मिस्टर श्याम ने सप्लाई ऑफ गुड्स किया मिस्टर राम को, उस पर जीएसटी चार्ज किया होगा। 10 पेटी कॉन्ट्रैक्टर ने सर्विसेज दी, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, बिल दिया होगा, जीएसटी लगाया होगा मिस्टर राम को, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा मिस्टर राम। क्लियर, ये मटेरियल और सर्विसेज का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिस्टर राम यूज करेगा। उसने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड करी मिस्टर मोहित को 80 करोड़ रुपए की, उसके लिए वो आईटीसी यूज करेगा। क्लियर, नाउ मिस्टर राम हैज रेज्ड एन इनवॉइस ऑफ ₹80 करोड़ ऑन मिस्टर मोहित। क्लियर, उस पे जीएसटी चार्ज किया। मिस्टर मोहित इज प्रोवाइडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टू मिस्टर मंगल। 100 करोड़ की आउटपुट सर्विस है, 80 करोड़ की इनपुट सर्विस है, वो आईटीसी यूज करेगा। क्लियर, अब 100 करोड़ का जो मैंने इनवर्ट सप्लाई लिया है उसके लिए मैं फ्लैट बुक कर रहा हूं। अब फ्लैट मान लो 100 फ्लैट थे, उसके अंदर 100 के 100 फ्लैट बुक हो गए अंडर कंस्ट्रक्शन, तो 100 के 100 फ्लैट इज माय आउटपुट सर्विस। और आउटपुट सर्विस के लिए मेरे को 100 करोड़ पे जो जीएसटी बिल बन के आया है उसका मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। मैं उस आईटीसी को यूज करके बैलेंस टैक्स पे कर दूंगा। और जिन लोगों को मैंने फ्लैट बुक करके दिए वो एंड कंज्यूमर्स है, उनको आईटीसी की जरूरत नहीं है, उनको आईटीसी मिलेगा भी नहीं बेटा। क्लियर, डन। और बहुत सारे लोग कहेंगे अगर 100 फ्लैट में से सर 70% फ्लैट बुक होते, 30% फ्लैट बुक नहीं हुआ होता तो क्या करते? 70% क्रेडिट मिलता, 30% क्रेडिट नहीं मिलता। 30% क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपको पता है उस 30% फ्लैट पर 30% बिल्डिंग पोर्शन पे टैक्स नहीं लगेगा, और आपको पता है 10 का क्रेडिट क्यों मिला। अगर मेरा आउटपुट में टैक्स नहीं है तो इनपुट का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, तो 70% क्रेडिट मिल जाएगा, 30% क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये मैंने आईटीसी के फंडे भी आपको समझा दी, लिंक कर दी, माहौल। क्लियर, डन। सर आइए पैरा नंबर 6,
पार्ट बी ये कहता है सर रेस्टोरेंट सर्विस और आउटडोर कैटरिंग सर्विस इट्स अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, क्योंकि इसमें फूड सप्लाई कर रहे हो आप, हाँ है ना, अदर देन एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगता है, तो भले ही कोई भी ड्रिंक हो, भले ही कोई भी फूड हो, क्लियर, जो आपने सप्लाई किया है इन अ सर्विस, तो रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग सर्विस पे वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगी, ऑल्दो इसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है। पैरा नंबर 7 ये बोलता है अगर किसी अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई के अगर आप मेंबर हो और उस अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई ने, जैसे कोई क्लब हो गया फ्रेंड्स क्लब, उसने कोई गुड्स सप्लाई किया अपने मेंबर्स को, तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। अच्छा, उसी एओपी बीओआई ने मेंबर्स को कोई सर्विस दी होती, सर्विस फी लिया होता, जैसे मेंबरशिप फी लिया, तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। क्लियर, डन। अच्छा, ये पैरा नंबर 7 भी खत्म हो गया। अच्छा, एक एओपी बीओआई के लिए एक सर्कुलर था बेटा, वो भी आपको समझा देता हूं मैं। अगर कोई ज्वाइंट वेंचर है या कोई अनइनकॉर्पोरेटेड सोसाइटी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, एओपी बीओआई है, क्लब है बेटा, फ्रेंड्स क्लब वगैरह, उसने क्या किया, अपने मेंबर से मेंबरशिप मांगी। अब मेंबरशिप फी जो होती है वो सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, क्यों? क्योंकि क्लब विल प्रोवाइड सर्विसेज टू द मेंबर्स, वेरियस सर्विसेज, जैसे हमने क्लब बना दिया फ्रेंड्स क्लब, हम हर मंथ मिलेंगे, मीटिंग होगी, डिस्कशन होंगे ऑन वेरियस टॉपिक्स, फाइनेंस से रिलेटेड बातें होगी, क्लियर, एंड डिनर वगैरह होगा, तो वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आवर मेंबर्स, क्लब इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मेंबर्स, क्लियर, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। पर सर अगर हमने कभी कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन मांगा, मतलब अब हम 100 मेंबर्स है बेटा क्लब के अंदर, हम सबने सोचा कुछ बड़ा करते हैं, सब 10-10 करोड़ पे इन्वेस्ट करेंगे, 1000 करोड़ हो जाएंगे बेटा, तो दैट्स अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, वो रिफंडेबल अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। एंड कभी भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हो तो ऐसे केस में सर वो प्योर ट्रांजेक्शन मनी होता है, कोई मेंबरशिप ही नहीं, मनी इज नीदर गुड्स नॉट सर्विस, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता बच्चों, क्लियर, डन, ओके। तो सर जब क्लब अपने मेंबर से पैसा मांगा तो उसको बोलते हैं कैश कॉल। अब कैश कॉल अगर रेवेन्यू नेचर का है, जैसे मेंबरशिप फी वगैरह हो गया, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, पर अगर कैश कॉल कैपिटल कंट्रीब्यूशन अगर है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्लियर, डन, ये सर क्लियर था, वो भी हमने बात कर ली। ओके सरकार, ये हमने पूरा शेड्यूल 2 पढ़ लिया। अच्छा, एक और बात, अगर आपने कोई भी गुड्स आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या लगता है बेटा, कस्टम्स। पर अगर आपने आउट ऑफ इंडिया से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया फॉर ऑन लीज, मतलब टेम्पररी इंपोर्ट किया है बेटा, किराए पे मंगाया है, तो ऐसे केस में सर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी सर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर होगा, क्योंकि वो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, क्योंकि कोई भी गुड्स का अगर राइट टू यूज या राइट इन यूज लेते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, और सप्लाई ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग सर उस पर प्रोविजंस लगेंगे एंड जीएसटी एप्लीकेबल होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग। और एट द सेम टाइम कस्टम्स के एक्ट के पर्पस के लिए, किसके पर्पस के लिए बेटा, कस्टम्स एक्ट के पर्पस के लिए सर्कुलर ने भी क्लेरिफाई कर दिया कि अगर कोई गुड्स लीज पे आप इंपोर्ट करते हो तो उस पर कस्टम्स नहीं लगता है, कस्टम्स एग्जम्प्ट, क्लियर, डन। सर मैं साथ साथ सर्कुलर्स भी सारे कवर कर रहा हूं बच्चों आपके लिए, क्लियर। आइए, ये हमने पूरा शेड्यूल 2 पढ़ लिया है, क्लियर। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 7 पे अब हम आ रहे हैं वापस से, और सेक्शन नंबर 7 में हम क्या डिस्कस कर रहे थे वो वापस से बात। ओके सर, आइए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A कवर्ड। सर आइए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। नाउ सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 बोलता है कि फॉलोइंग आर neither supply of goods nor supply of services. The transactions which are covered in clause number A and clause number B are neither supply of goods nor supply of service. उस पर कोई जीएसटी लेवी ही नहीं होगा, वो सप्लाई के स्कोप में ही नहीं आए, क्लियर। अब क्लोज ए उसका कहता है ऑल दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच आर कवर्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, और शेड्यूल 3 में जो कवर है दोज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, इसलिए शेड्यूल 3 को प्यार से मोहब्बत से नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं, लॉ में कहीं लिखा नहीं है पर कॉमन पार्लेंस में इन पे कोई जीएसटी लेवी नहीं होता है, क्लियर। टोटल 9 ट्रांजेक्शंस कवर है, क्लियर, नंबरिंग 8 तक ही मिलेगी क्योंकि 8A और 8B 2 पॉइंट वहां पे, ओके। The total 9 transactions are covered in Schedule 3, and all the transactions which are covered in Schedule 3 are neither supply of goods nor supply of services, so no GST will be charged on all those activities or transactions which are covered in Schedule 3. अब साहब हम बात करेंगे शेड्यूल क्या कवर है। फर्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय
to his employer in the course of his employment in the capacity of his employment is neither supply of goods nor supply of service. मतलब अगर किसी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के लिए कोई काम किया इन द कैपेसिटी ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ऐसे केस में देयर इज नो पॉइंट ऑफ लेविंग जी। पर अगर मान लो आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, यही कंपनी मेरा पॉइंट आपसे ये है, मान लो किसी कंपनी के कोई डायरेक्टर हो और आपको इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर कोई रेम्यूनरेशन मिलता है जिसपे प्रोफेशनल फी का टीडीएस कटता है। ध्यान रखिएगा, इस पे सर्कुलर भी है, तो मैं साथ साथ सर्कुलर भी समझा रहा हूँ। बहुत भारी हंगामा सर, बहुत भारी हंगामा हुआ था इसका। हंगामा क्या होता है सर? बहुत भारी, कई बार क्या बोलते बोलते 2-3 वर्ड्स मिक्स रहते हैं, माहौल एकदम सर, तो बहुत भारी हंगामा हो गया था इस वर्ड पे। डायरेक्टर सेटिंग फीस पे डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन जो पे करते उस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा सर? वो सर्कुलर भी साथ साथ, सर्कुलर सर मियर क्लेरिफिकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। आपको एक्ट इतना अच्छा आना चाहिए कि सर्कुलर्स के आंसर्स आप खुद दे पाए, आप खुद सोल्व कर पाए सर्कुलर्स। मेरा पॉइंट आपसे ये है बच्चों, आप एक्ट की लैंग्वेज इतना अच्छे से पढ़िए कि सर्कुलर्स आप एक क्वेश्चन की तरह ले और उसको अपने आप सोल्व कर, ये मेरा टारगेट है आपको। ओके, आप मुझे बताइए, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो ध्यान रखिएगा बेटा, एज पर कंपनीज एक्ट, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो बेटा, क्या हो बच्चों? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी एम्प्लॉय नहीं हो सकता किसी भी कंपनी, मतलब किसी, मतलब उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता जिसमें वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट ऑप्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में इस तरह के डायरेक्टर्स को जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो हमेशा प्रोफेशनल फी होती है, एंड यस दैट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसलिए उस पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। क्लियर? और आपको बता देता हूं मैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नो डाउट हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है यहाँ पर एनी फी विच इज पेड बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट टू अ डायरेक्टर, ऐसे केस में उस पर टैक्स लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टर। सेकंड बात, अगर आप किसी कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हो बेटा, या कोई और डायरेक्टर हो, तो यू मे वर्क इन डुअल कैपेसिटी एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विथ यू मे एक्ट इन डुअल कैपेसिटी। कुछ काम आप एम्प्लॉय की कैपेसिटी में कर रहे हो, कुछ काम आप डायरेक्टर की कैपेसिटी में कर रहे हो। तो जो डायरेक्टर की कैपेसिटी में आपको पैसा मिल रहा है, जिसपे प्रोफेशनल फी का टीडीएस कट रहा है बेटा, क्लियर, उस पे लगेगा जीएसटी, क्योंकि दैट इज अ प्रोफेशनल फी इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। और जो पैसा आपको एम्प्लॉय की कैपेसिटी में मिल रहा है, जिसपे सैलरी वाला टीडीएस कट रहा है बच्चों, तो ऐसे केस में उस पे जीएसटी की बात नहीं आएगी, वो शेड्यूल 1 के पैरा 1 में कवर। ओके डन सर। आइए पैरा नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। कोर्ट फी, एनी फी विच इज पेड टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉर द टाइमिंग इन कोर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन। तो ऐसे केस में कोर्ट या ट्रिब्यूनल को आपने जो कोर्ट फी पे करी है, कोर्ट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे केस में अपील वगैरह जो हम फाइल करते हैं तो एक कोर्ट फी पे करना पड़ता है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। थर्ड, पैरा नंबर 3, इसमें देश के नेता लोग कवर है बेटा। 3 कैटेगरी के नेता लोग कवर है इसके अंदर। सर फर्स्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर सारे नेता लोग कौन कौन से? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, पार्षद वगैरह बेटा, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी, पंचायत। तो सर ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दोज आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, ये पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है बेटा। ये जनता की सेवा के लिए अपना मूल्यवान वक्त पार्लियामेंट वगैरह में डिस्कशन के लिए दे रहे हैं, और ये वक्त जो दे रहे हैं उसके लिए इनको एक ऑनरेरियम मिलता है। क्लियर? तो सर ऐसे केस में दोज आर नॉट एम्प्लॉइज। ऐसे केस में सर गवर्नमेंट ने खुद ने बोल दिया कि इनकी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, कोई काम के नहीं, मतलब कहने मतलब कोई जीएसटी नहीं लगेगा इस पे। ओके सर, सेकंड कैटेगरी ऑफ नेता है इसके अंदर कौन? अगर कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ने अगर कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी है और उस बॉडी में आपने कोई पोस्ट होल्ड करी है एज ए डायरेक्टर, एज ए मेंबर, एज ए चेयरपर्सन, और उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके आप डायरेक्टर हो, उस कैपेसिटी की वजह से आपको पैसा मिल रहा तो नहीं लगेगा उस अमाउंट पर। थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी है और उसमें अगर आपने कोई डायरेक्टर, मेंबर की तरह कोई पोस्ट होल्ड करी है और उसकी वजह से कोई ऑनरेरियम अगर आपको मिल रहा है, कोई पेमेंट अगर आपको मिल रहा है उस कैपेसिटी में, तो ऐसे केस में उसको लगेगा। फॉर एग्जांपल आईसीएआई कि आप प्रेसिडेंट है, 10 सेंट्रल काउंसिल मेंबर है, तो ऐसे केस में आपको उस कैपेसिटी की वजह से जो पैसा मिल रहा है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगी। क्लियर? ये था पैरा नंबर
3। आइए पैरा नंबर 4, अंतिम सेवा। पॉइंट नंबर 4 इज नॉट लास्ट पॉइंट, बट यस, पॉइंट नंबर 4 के अंदर लिखा है फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड है। कोई जीएसटी लगेगा। अब जो आदमी जा रहा है उससे क्या टैक्स, क्लियर। और ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोल दिया इसको इन द सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस और करेंगे। एंड मोक्षधाम वगैरह की जो सर्विस होती है, अंतिम सेवा की जो सर्विसेज है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द, क्लियर। मान लो किसी को फ्लाइट के अंदर किसी डेड बॉडी को आप लेके आया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चार्ज लिया एयरलाइंस ने, क्लियर सर। आइए पैरा नंबर 5, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग एक्सेप्ट 70 फ्लैट्स। याद है 70 फ्लैट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन, तो सब्जेक्ट टू पैरा 5 क्लोज बी ऑफ शेड्यूल 2, मतलब वो 70 फ्लैट्स आए ना बेटा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आएंगे। उसके अलावा कोई भी सेल ऑफ लैंड हो या कोई भी सेल ऑफ बिल्डिंग हो, वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है। पैरा नंबर 6, एक्शनेबल क्लेम्स आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट बेटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी। अरे सट्टा खेलते हो ना, बेटिंग, जुआ, क्लियर, लॉटरी, कपिल शर्मा वाली लॉटरी की बात नहीं, क्लियर। बेटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी, उस पे जीएसटी लगेगा। ध्यान रखना, पहले इन पे लगता था क्या, एंटरटेनमेंट टैक्स, क्लियर, जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता था, और वो भी मर्ज हो गया किसके अंदर, जीएसटी के अंदर। इसलिए टू कंटिन्यू द टैक्सेस इन द जीएसटी रिजीम क्या किया, पहले एक्शनेबल क्लेम को गुड्स की डेफिनेशन और फिर सारे एक्शनेबल क्लेम को शेड्यूल 3 में डाल दिया कि भैया एक्शनेबल क्लेम पे कोई जीएसटी नहीं लगाना है एक्सेप्ट बेटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी, और बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी पे जीएसटी लग जाएगा, क्लियर। तो सर आप कहेंगे सर एक्शनेबल क्लेम का कोई एग्जांपल दो ना, सर जिस पे जीएसटी नहीं लगता ऐसा कोई एग्जांपल दो। बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी पे जीएसटी लगता, अग्रीड। इसके अलावा कौन सा एक्शनेबल क्लेम, एक एग्जांपल दो। मैं बताता हूं आपको, आपने नाम सुना होगा सरफेसी एक्ट का, लॉ में पढ़ा होगा, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। उसके थ्रू क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आईसीआईसी बैंक ने अपने जो एनपीए अकाउंट्स थे जिसका पोर्टफोलियो था 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ का एनपीए अकाउंट्स का पोर्टफोलियो है आईसीआईसी बैंक का, वो उन्होंने ऑक्शन किया। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ने ऑक्शन में बिडिंग लगाई, और वो 100 करोड़ का पोर्टफोलियो, फॉर एग्जांपल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एक कंपनी एआरसी, उसने वो पोर्टफोलियो 7 करोड़ में परचेज किया। कितने में, 7 करोड़ में। अब 7 करोड़ में 100 करोड़ का पोर्टफोलियो परचेज कर लिया। अब 100 करोड़ में कुछ रिकवरी हो ना हो, वो लॉस प्रॉफिट सब किसका है, एजरिक इंडिया लिमिटेड का है। पर सर मेरा पॉइंट आपसे ये है, 7 करोड़ में उसने क्या परचेज किया, राइट्स परचेज कर लिए टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम दोज एनपी अकाउंट्स, उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। 100 करोड़ के एक्शनेबल क्लेम परचेज कर लिए किसने, एजरिक इंडिया लिमिटेड ने। कितने में, 7 करोड़ में। वो 7 करोड़ जो है वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्लियर। ये था पैरा नंबर 6। और बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी के केस में जीएसटी लगता है, क्लियर। सरकार ध्यान देना बेटा, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, इन पे जीएसटी लगता है। और जो बेट वैल्यू, जितने का आप बेट खेलते हो ना, शर्त जितने का खेलते हो, 1 लाख रुपए का आपने जुआ खेला, 1 लाख का आपने सट्टा खेला, बैटिंग करी, दैट 1 लाख इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पर 28% टैक्स अलग से वो लगता है बेटा। पर लॉटरी टिकट जब आप परचेज करते हो, जैसे 100 रुपए का लॉटरी टिकट आपने परचेज किया, दैट लॉटरी टिकट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, क्लियर। 28% टैक्स है इस पे। जो भी फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट डिवाइड बाय 128 इंटू 100 ऐसे वैल्यू आएगा। और उसका वैल्यूएशन का फॉर्मूला दे रखा है, रूल नंबर 32A पढ़ेंगे हम बाद में, 31A वैल्यूएशन में, तब बात करेंगे, क्लियर। पर यस, ये सप्लाई ऑफ सर्विस होता है बेटा, ओके। आइए बात करते हैं पैरा नंबर 7, 8A और 8B, ये कस्टम से रिलेटेड पॉइंट है, पर यस आपको समझ। सर मान लो मैंने सिंगापुर से कोई गुड्स इंपोर्ट किया, पर गुड्स इंडिया में आए ही नहीं, और उससे पहले मैंने उसको सर दुबई को बेच दिया। मतलब गुड्स सिंगापुर से निकला, मिस्टर मंगल इंडिया का है, उसने परचेज किया, और डायरेक्ट गुड्स पहुंचा का दुबई, इंडिया में एंटर ही नहीं हुआ, क्लियर। सप्लाई ऑफ गुड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू
a destination which is also in non-taxable territory without entering the goods in India at all. इस पे कोई जीएसटी लेवी नहीं होगा। हम टेक्निकली बात करें तो आईजीएसटी एक्ट में ये इंटर स्टेट सप्लाई के स्कोप में आ रहा था, इसलिए सर यहाँ पे लिखा और बोला भैया जब जापान से परचेज या सिंगापुर से परचेज करके डायरेक्ट दुबई भेज दिया, इंडिया का कोई रोल ही नहीं है, इंडिया के टैक्सेशन स्कोप में नहीं आता, तो क्यों जीएसटी लगाया इस पे? इसलिए यहाँ पर इसको बाद में लिखा गया 3 के अंदर पैरा नंबर 7 इंसर्ट किया और बोला नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है बच्चों। फिर पैरा नंबर 8A आया, वो बोलता है क्या, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट कर लिया इंडिया के अंदर, इंडिया में आ गया पर उसको कस्टम क्लियरेंस नहीं कराया, वो कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउस में स्टोर किया हुआ है और आपने उन गुड्स को वहीं पे बेच दिया किसी XYZ पर्सन को विदाउट गेटिंग दोज गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम कस्टम एरिया। अब जिसने परचेज किया वो क्लियर कराता रहेगा, पर आपने उसको बेच दिया ना, तो वो भी इंटरस्टेट सप्लाई के स्कोप में आ रहा था, इस पर सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। पर अगेन उस पर भी जीएसटी लेवी नहीं करना था, क्योंकि जो पर्सन उसको गुड्स क्लियर कराएगा कस्टम एरिया से, जो पर्सन उन गुड्स को क्लियर कराएगा फ्रॉम द कस्टम स्टेशन, तो वो कस्टम पे करेगा, साथ में आईजीएसटी वो एनीवेज पे करने वाला है, तो डबल बार आईजीएसटी क्यों पे करवाया? इसलिए जब मैंने उन गुड्स को वेयर हाउस में किसी को बेच दिया तो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर करके उस पर जीएसटी नहीं लगाया, शेड्यूल 3 कवर कर दिया। पैरा नंबर 8 भी बोलता है कि मान लो मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, आवाज नहीं आ रही ओए, मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, गुड्स अभी हाई सी में आ रहा है, ऑन द वे है बेटा, गुड्स अभी हाई सी में इंडियन टेरिटरी में एंटर नहीं हुआ और उससे पहले ही मैंने किसी को बेच दिया। मान लो मिस्टर यशवंत ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया सिंगापुर से, गुड्स आर इन हाई सी, मैंने 1 करोड़ में इंपोर्ट किया और मिस्टर रोहित को वही गुड्स 1 करोड़ 50 लाख में बेच दिया, 1 करोड़ 50 लाख में मैंने बेच दिया व्हेन गुड्स वर इन हाई सी, तो सर उसको भी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर कर दिया शेड्यूल 3 में, और बोल दिया इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि एनीवेज जब मिस्टर रोहित उन गुड्स को क्लियर कराएगा कस्टम एरिया से, तब एनीवेज वो कस्टम ड्यूटी पे करेगा अलोंग विद आईजीएसटी, तो डबल बार क्यों आईजीएसटी? ये लॉजिक की वजह से ये तीनों ट्रांजैक्शन यहाँ कवर कर दिए और बोल दिया दीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ये शेड्यूल 3 खत्म होता है। अब भारत माता की जय। आए ना बच्चों? डन सर, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स, मजा आ रहा है आपको? अच्छा, एक और सर्कुलर था वो भी तुम्हें समझा देता हूं बेटा। कंज्यूमर कोर्ट्स का आपने नाम सुना होगा बेटा, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। सर ये टेक्निकली बात करें तो ये कोर्ट नहीं है, और आपको पता है कोर्ट फी पे जीएसटी, तो सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया कि कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन भी वो सारे पावर रखता है जो एक कोर्ट के पास पावर होते हैं, इसलिए हम उसका फंक्शनिंग कोर्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं, और जो भी फी आप अपील फाइलिंग के लिए दे रहे हो उस फी पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कितना फी पे करो, क्या पे करो, वो आपको नहीं पढ़ना है, पर जो भी फी आप पे कर रहे हो अपील फाइलिंग के लिए कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, क्लियर? डन। समझे अपनी बात बच्चों? तो ये भी आपका सर्कुलर कवर्ड। माहौल सरकार, आइए अगली बात करते हैं अब हम। सर क्या चल रहा है? सेक्शन नंबर 7 देखिए, सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 कितना भारी है बेटा? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज बी, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर यहां पे गवर्नमेंट को पावर दे रखा है, किसको पावर दिया बेटा? गवर्नमेंट को पावर दिया कि दे हैव द पावर टू नोटिफाई सर्टेन एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज को नोटिफाई कर सकते हैं जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। सर एक्टिविटीज परफॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, अगर वो एज अ पब्लिक अथॉरिटी, अगर वो एज अ पब्लिक अथॉरिटी कोई काम कर रहा है, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, और एज अ पब्लिक अथॉरिटी काम करते हुए उन्होंने कोई सर्विसेज सप्लाई करी है, तो उनमें से कुछ सर्विसेज को गवर्नमेंट या नोटिफाई करके बोल सकता है कि उन नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज पर कोई जीएसटी लेवी नहीं होगा। दोज विल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और एट प्रेजेंट नोटिफिकेशन दे दिया है गवर्नमेंट, मतलब नोटिफाइड है सर्विसेज, और नोटिफाइड सर्विसेज कौन सी है देखना ध्यान से। सर ऐसा कोई काम जो आर्टिकल 243W या फिर आर्टिकल 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर है। अब 243W में कवर है
म्युनिसिपैलिटी का 243 जी में कवर है पंचायत के काम। क्लियर। और जो फंक्शंस म्युनिसिपैलिटी को अलॉट किए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने थ्रू आर्टिकल नंबर 243W, या जो फंक्शन पंचायत को एलोकेट किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने थ्रू आर्टिकल नंबर 243G, वो काम, वो फंक्शंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म किए, तो उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी जो फीस चार्ज करेगा, उस फीस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दैट विल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। मैं एक एग्जांपल देता हूं इसका छोटा सा, तो आपको मजा आएगा समझ में। सर फॉर एग्जांपल मुंबई का एग्जांपल देता हूं, बीएमसी इज द लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी बेटा। सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243W में काम कौन कौन से कवर है? पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, एटसेट्रा 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 कवर है कहां पर बेटा? आर्टिकल 243W में म्युनिसिपैलिटी के लिए। और यही लगभग काम कवर है आर्टिकल 243G में, स्लम इंप्रूवमेंट, अपग्रेडेशन, ये सब कवर है। साफ सफाई वगैरह होता है ना, स्वच्छ भारत अभियान, ये सब इसमें कवर। अब सर मान लो म्युनिसिपैलिटी का काम है मुंबई की सफाई करना, और अब म्युनिसिपैलिटी क्या करता है? इसके लिए टेंडर इशू करता है। मोदी जी ने बोला मुंबई को साफ मैं करूंगा यार, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो टेंडर ले लिया म्युनिसिपैलिटी। अब देखिए म्युनिसिपैलिटी को काम दिया, तो उसके लिए फंड्स भी म्युनिसिपैलिटी के पास आए होंगे बेटा, गवर्नमेंट रूट के थ्रू। अब फंड्स आए म्युनिसिपैलिटी के पास, काम कर रहा है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इनवॉइस रेज करेगा म्युनिसिपैलिटी पे बेटा। तो जो बिल रेज किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस पर? म्युनिसिपैलिटी पर। कौन से काम के लिए किया? जो काम आर्टिकल नंबर 243W या आर्टिकल नंबर 243G में कवर है, तो उस बिल के अमाउंट पर जीएसटी नहीं लगेगा। दैट विल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मस्त डन। अब कौन कौन से काम 243W या 243G में कवर है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? डन। सरकार क्वेश्चन हमेशा ये वर्ड देगा आपको, आर्टिकल 243W या 243G में कवर है एक्टिविटी, ये देगा हमेशा। सर एक और एक्टिविटी नोटिफाई करिए इस क्लॉज के थ्रू। अगर ये तो हो गया चलो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो नोटिफाई किया है, सॉरी सेकंड पॉइंट जो नोटिफाई किया है सर, बड़ा आपको मजा आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा और आपको खुशी भी होगी अंदर से देखेंगे इस पॉइंट को सुन के। स्टेट गवर्नमेंट सर एल्कोहल लिकर, आपने कभी भी एल्कोहल लिकर का नाम सुना होगा? सुना क्या बेटा आपने कभी? एल्कोहल लिकर, आप मुझे बताइए, एल्कोहल लिकर अगर आपको बेचनी है तो क्या कोई भी दुकान में बैठ के दारू बेच सकते हो क्या? हमारे यहाँ देशी व अंग्रेजी तो शराब मिलती था? नो सर, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। किसी भी आप देखिएगा बाहर में, रेस्टोरेंट में आप जाते ही हो नॉर्मली, क्या आपको पता होगा सर, लिकर सर्व करने का लाइसेंस होगा तो ही वो लिकर सर्व कर पाएगा रेस्टोरेंट, नहीं तो। अब लिकर सर्व करने का लाइसेंस कौन देता है बेटा? लिकर बेचने का लाइसेंस कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट एल्कोहल लिकर सेल करने के लिए जो लाइसेंस देगा, उसके लिए लाइसेंस फी चार्ज करता है, या उसको बोलते हैं एप्लीकेशन फी चार्ज करता है। उस एप्लीकेशन फी के लिए कोई जीएसटी लेवी नहीं होगा। ऐसा यहां पर नोटिफिकेशन देके नोटिफाई कर दिया सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज बी के। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने सर एप्लीकेशन फी या लाइसेंस फी टू सेल द लिकर, उसके लिए जो फी चार्ज किया है, उस फी पे कोई जीएसटी लेवी नहीं होगा। क्लियर? और एक सर्कुलर भी इशू करके बोल दिया भैया दिस इज ओनली फॉर राइट्स टू सेल द एल्कोहल लिकर। उसके लिए जो एप्लीकेशन फी या लाइसेंस फी थी, उसी के अमाउंट पे जीएसटी है, अदर अमाउंट्स पे जीएसटी है। अगर गवर्नमेंट ने आपको कुछ और राइट्स दिए, कोई और लाइसेंस दिया है और उसके लिए कोई फी चार्ज किया है, वो यहाँ कवर नहीं है बेटा। यहाँ पे कौन सा कवर है? केवल और केवल दारू बेचने का जो लाइसेंस आपको मिलता है, उसके लिए जो लाइसेंस फी या एप्लीकेशन फी आपसे चार्ज किया स्टेट गवर्नमेंट ने, उस पर जीएसटी नहीं है। क्लियर? डन। ये आपका सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 भी पूरा खत्म हो गया। आइए अब बढ़ते हम कहां पर? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 की तरफ, जो कोई खास बात नहीं। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है that on the recommendation of the GST Council they may notify that this particular transaction is supply of goods not supply of
service and this particular transaction is supply of service, not supply of goods. क्लियर? नोटिफाई करने का पावर गवर्नमेंट के पास है और एट प्रेजेंट ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, क्योंकि अब तक कोई झगड़े इस तरह के हुए नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें क्लियर। तो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 3 ने बस गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि टू रिमूव द डिस्प्यूट्स। आप चाहे तो नोटिफाई कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा, और ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा। एट प्रेजेंट कोई नोटिफिकेशन है। क्लियर? माहौल जबरदस्त। सर इसी के साथ पूरा सेक्शन नंबर 7 खत्म होता है अब, और इसी के साथ भारत माता की जय। क्लियर? आई होप पूरा सेक्शन नंबर 7 समझ में आया। देखिए बच्चा, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 से शुरू हुआ, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए बी सी, मतलब मेन डेफिनेशन तो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 में ही है। फिर 1 ए ने शेड्यूल 2 देके बोल दिया कि ये क्लेरिफाई किया, ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। फिर सब सेक्शन 2 ने बोल दिया दीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर सब सेक्शन 3 बोलता है हमारे पास पावर है, हम नोटिफाई करके बोल सकते हैं कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा और ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। खत्म। क्लियर? तो मेन जो पोर्शन था वो सब सेक्शन 1 था। क्लियर? माहौल जबरदस्त, शानदार। आई होप यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल। अच्छा, अब एक दो पॉइंट्स और है, एक दो सर्कुलर्स और है जो मैं आपके सामने रख देता हूं बेटा, वो भी डिस्कस करके भारत माता जय हो जाएगी। फर्स्ट सर, सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज। अभी सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विस क्या होता है? सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम सर सेबी ने लॉन्च करी थी बेटा 1997 में। इसके थ्रू क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई सिक्योरिटीज है, मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 1 लाख शेयर है बेटा, मान लो, मानने में क्या जा रहा है सर। अब मैंने लॉन्ग टर्म के लिए परचेज किए जिसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए मान लो। अब 10 करोड़ के शेयर्स मैंने इन्वेस्ट किए हुए साहब, 1 लाख शेयर से मेरे पास खुलना है। अब लॉन्ग टर्म है, वो पैसा तो मेरे को काम नहीं आ रहा है। अब मान लो मिस्टर रोहित के पास लिक्विडिटी क्रंच है बेटा, उसको फंड्स चाहिए। अब मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास 1 लाख शेयर्स है। उसने बोला प्लीज मेरे को ये शेयर्स लैंड कर दो ना। तो मैं आपको लैंड कर दूंगा। तो फिर उसने बोला मैं आपको 1 साल बाद ये शेयर्स, 1 लाख शेयर्स है वो 1 लाख के 1 लाख शेयर्स रिलायंस के आपको वापस दे दूंगा अलोंग विद द कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, अगर इन पे कोई आएगा तो। मैंने कहा मेरे को क्या मिलेगा? उसने बोला मैं आपको लैंडिंग फीस दे दूंगा। डन। मैंने 1 लाख शेयर्स उसको लैंड कर दिए। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये ऑथराइज्ड इंटरमीडिएट के थ्रू होते हैं, ऐसे ही दुकान से सेल नहीं होते बेटा। ऑथराइज्ड अप्रूव्ड इंटरमीडिएट के थ्रू मैं बोरोवर को लैंड करता हूँ। लेंडर रोहित इज द बोरोवर, और अप्रूव्ड इंटरमीडिएट के थ्रू मैं इसको लैंड करूंगा सिक्योरिटी। ओके, अब रोहित जी क्या करेंगे सर? रोहित ये 1 लाख शेयर्स को मार्केट में बेच देगा तो 10 करोड़ उसको फंड्स मिल जाएंगे बेटा, लिक्विडिटी। अब वो 10 करोड़ को यूज करेंगे, उसका प्रॉफिट कमाएगा, करेगा, और 1 साल के बाद वो अपने बिजनेस से वो 10 करोड़ वापस से निकालेगा, या जो भी प्राइस उस टाइम रिलायंस के शेयर का चल रहा होगा, वो 1 लाख शेयर्स वापस परचेज करेगा मार्केट से, अलॉन्ग विद द कॉर्पोरेट बेनिफिट जो भी उन शेयर में मिला होगा वो मेरे को लौटा देगा विद इन 1 ईयर। है ना? तो क्या हो गया, उसका लिक्विडिटी क्रंच 1 साल का निकल गया बेटा, मेरा भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया, और मेरे को लैंडिंग फी अलग से और मिल गया बेटा। क्लियर? तो दिस इज द ट्रांजेक्शन। अब क्वेश्चन आता है इस पे जीएसटी का इंप्लीकेशन। सिक्योरिटीज तो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो मैं सिक्योरिटी तो बेच नहीं रहा हूं बेटा, पर मैंने लैंडिंग किया है सिक्योरिटीज, उसके लिए लैंडिंग फी मेरे को मिला है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा, और ऐसे केस में इस पे जीएसटी लगेगा। और हाँ सर ध्यान रखिएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3 में नोटिफाई कर दिया इस ट्रांजेक्शन को, और बोल दिया बोरोवर जो है मिस्टर रोहित, वो लैंडिंग फी जो मुझे पे करेगा, क्लियर, उस पे जो जीएसटी लगता है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मिस्टर रोहित मिस्टर बोरोवर पे करेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इस पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। क्लियर? सेकंड, तो बीच में जो अप्रूव्ड इंटरमीडिएट है वो क्या समाज सेवा करने पैदा हुआ है क्या? वो भी तो लेगा अपना कमीशन, तो वो जो भी फीस चार्ज कर रहा है लेंडर से या बोरोवर से, उस पर भी जीएसटी लेवी होगा, और सर उस पर रेस्पेक्टिवली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में वो इंटरमीडिएट टैक्स पे करेगा। क्लियर? ये सिक्योरिटीज लेंडिंग सर्विस खत्म होता है। अब आइए एक और सर्कुलर, लास्ट सर्कुलर बात कर लेता हूं। सर माहौल हो रहा है सर, मजा एकदम जबरदस्त। सर गवर्नमेंट ने क्या किया, देखना कई सारे गवर्नमेंट क्या करता है, व्हीकल सीज करता है, गुड्स फर्नीचर, बहुत सारी गुड्स जो वो सीज कर लेता है, कई सारे लोगों की कॉन्फिस्केट कर लेते हैं गुड्स वगैरह। अब वो गुड्स व्हीकल्स या कॉन्फिस्केटेड गुड्स या ओल्ड और यूज्ड गुड्स का गवर्नमेंट करेगा क्या?
बेचेगा बेटा ऑक्शन करके। अब जब गवर्नमेंट उनको ऑक्शन करके बेचता है तो उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? पहली बात तो ये गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, ऑल आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द पर्सन एंड दे आर सप्लाइंग द गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन। यस, वो सप्लाई के स्कोप में आता है, जीएसटी तो लगेगा सब। अब इसमें क्वेश्चन क्यों रेज हुआ? क्योंकि अगर रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, गवर्नमेंट जिसको वो ओल्ड गुड्स, सीज्ड गुड्स, कॉन्फिस्केटेड गुड्स बेच रहा है, वो रेसिपिएंट जो परचेज कर रहा है वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। पर क्वेश्चन आया कि अगर बायर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा? अगर नहीं है तो क्या होगा? जीएसटी तो लगेगा भैया। इफ बायर इज नॉट रजिस्टर्ड, if government is supplying these goods, it is covered in the scope of supply and once it is supply तो जीएसटी तो लगेगा। और ऐसे केस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो खुद इन गुड्स को बेच रहा है वो खुद जीएसटी पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जस्ट ये क्लेरिफाई करने के लिए कर रहा है, कोई खास बात नहीं। क्लियर? डन। इसी के साथ सारे सर्कुलर्स, सारे पॉइंट खत्म होते हैं। अब एक लास्ट बात, एक लास्ट क्वेश्चन और दे रखा है मैंने, वो भी तुम्हें बोल देता हूं। सर सुनिएगा ध्यान से, हमने क्या किया, एक क्लब बना दिया। आपने सुना होगा चिट फंड का नाम, चिट फंड। हमने क्या किया, 100 मेंबर्स ने मिलकर चिट फंड क्रिएट किया। हर महीने क्या करते, 1,000 रुपए हम सब मेंबर्स कॉन्ट्री करते हैं उसके अंदर, उस चिट फंड के अंदर। क्लियर? सर अब 100 मेंबर से 1,000 रुपए हर मेंबर अगर कॉन्ट्री करेगा तो 1 लाख रुपए का फंड कलेक्ट हो जाता है। अब 1 लाख हम क्या करेंगे, हम 1 लाख रुपए का सर जिसको भी जरूरत होगी उसको लोन दे देंगे। लोन के अगेंस्ट क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। क्लियर? अब देखो बच्चा, अब वो इंटरेस्ट जो भी आएगा वो सब 100 मेंबर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे। अब 1,000 रुपए जो आपका स्मॉल सेविंग थी वो भी इन्वेस्ट हो रही है और उसके लिए भी आपको इंटरेस्ट मिलना चालू हो चुका है। हाँ है ना? तो क्या उस पर जीएसटी की इम्प्लीकेशन क्या रहेंगे वो बात कर। तो पहली बात तो ये, आपने जो 1,000 रुपए लैंड किए, इट्स अ प्योर ट्रांजेक्शन मनी, इन्वेस्टमेंट है बेटा, इस पे कोई बात नहीं आती है। सेकंड बात, आपको जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो इंटरेस्ट एग्जिम्ट है मेगा एग्जिम्पशन लिस्ट में। लोन देने पर, एडवांस देने पर जो इंटरेस्ट आता है उस पर जीएसटी एग्जिम्ट है। दूसरी बात, जो चिट फंड ने 1 लाख रुपए दिए थे जिसको भी लोन चाहिए था उसको, तो वो अगेन प्योर ट्रांजेक्शन नहीं था। 1 लाख रुपए लोन दिया, लोन पे कोई जीएसटी नहीं है। प्लस जिसने लोन लिया था उसने इंटरेस्ट पे किया, तो चिट फंड ने जो इंटरेस्ट कलेक्ट किया अगेन लोन पे जो इंटरेस्ट रिकवर होता है उस पर जीएसटी एग्जिम्ट होता है, कोई जीएसटी नहीं। क्लियर? मतलब इन ट्रांजेक्शंस पे कोई जीएसटी नहीं है। पर क्वेश्चन आता है ये सब ट्रांजेक्शंस, ये सब काम करेगा कौन? तो उसके लिए हमने एक पर्सन अपॉइंट किया, एक मैनेजर अपॉइंट किया जिसको फोरमैन ऑफ चिट फंड बोलते हैं, FOREMAN, फोरमैन ऑफ चिट फंड, जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करने की, रिकवरी करने की, यार हर महीना पैसा कलेक्ट करना, लैंड करना, सब कुछ काम के लिए वो जो अपना मैनेजमेंट फी चार्ज कर रहा है, वो जो अपनी सर्विस फी चार्ज कर रहा है, यस वो सप्लाई ऑफ सर्विस है और उस पर जीएसटी लग जाएगा। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। सर हमने पूरा सेक्शन नंबर 7 along with all the provisions, with all concepts, with practical examples कवर कर लिए। शेड्यूल 1, 2, 3 सब कुछ बात कर ली हमने। with all the circulars we have covered everything. क्लियर? तो सर हमने पूरा सप्लाई का स्कोप पढ़ लिया बेटा। क्लियर? अब आ रहा है नेक्स्ट सेक्शन नंबर 8 जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे बच्चों। क्लियर? और वहां पे भी सारे सर्कुलर, सारे पॉइंट हम कवर कर लेंगे और इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, सर मैंने आगे के सारे लेक्चर्स में जहां जहां अमेंडमेंट्स थे वो सारे अमेंडेड लेक्चर्स क्लिप्स मैंने अमेंड कर दिए और सारी क्लिप्स मैंने एडिट करके आपको दिए। सारे लेक्चर्स मैंने अमेंड कर दिए और उनमें जहां जहां भी चेंजेस थे वहां चेंजेस करके आपको सारे कंप्लीट लेक्चर्स अमेंडेड सर फॉर योर एग्जाम्स प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा। ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, बस बी एनर्जेटिक, माहौल होना चाहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। ध्यान रखिएगा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको सक्सेस दिलाएगा। हाँ ध्यान रखिएगा, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस, क्योंकि आपकी सक्सेस ही। ऑल दी वेरी बेस्ट। क्लियर? सर बेस्ट विशेष टू ऑल गाइस। अच्छे से पढ़िए, कंटिन्यू करें अपना सेशन एंड सर पढ़ते रहिए। क्लियर? और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये बेटा, दिल लगा के पढ़िए और दिल लगा के तभी आप पढ़ पाएंगे जब चीजें आपको समझ और हाँ मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, आपको पता है। क्लियर? उनको भी एग्जाम टाइम या एग्जाम से पहले या अभी इन चैप्टर्स को पढ़ते वक्त देख लीजिएगा, तो क्या होगा उससे आपका हर चैप्टर आपके कंट्रोल में आ जाएगा और फास्ट रिवीजन होने लग जाएगा। ओके? एंड प्लीज डू ऑल्सो सोल्व क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चनर। और हाँ अरे एक बहुत अच्छी बात, सर हमने लाइव बैच के अंदर, फेस टू फेस बैच के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व किए थे वो सब लेक्चर भी मैंने इस लेक्चर के साथ आपको दिए है बेटा। क्लियर? उनमें जहां अमेंडमेंट थे वहां मैंने अमेंड करके लेक्चर्स दिए, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। वहां पे आपको उन न्यूमेरिकल पोर्शन में लाइव बैच का फीलिंग भी आपको मिलेगा, मजा आएगा। क्लियर? पढ़ेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा एक और बात, लास्ट बात,
क्वेश्चनर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बड़े क्वेश्चंस थे, वो सब क्वेश्चंस भी मैंने आपको शेयर किए हैं, वो सब क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो मतलब आपको इस फास्ट ट्रैक बैच के साथ सारे टॉपिक तो मिल ही रहे, प्लस मेन बुक के जो जितने भी क्वेश्चंस हमने लाइव बैच में डिस्कस किए थे, वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूँ। क्लियर सर? विथ अमेंडमेंट्स, अमेंडेड क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, प्लस क्वेश्चनर के जितने भी क्वेश्चंस थे, जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, बड़े क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने आपको दिए बेटा। ठीक है, तो सारा कवरेज आपका हो जाएगा। बस दिल लगा के पढ़िएगा, मस्त रहिए।